नमस्कार दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि एसिड के जगह पर कोई तरल पदार्थ अगर किसी के ऊपर कोई फेंकता है तो उसमें आईपीसी की धारा 326 बी के तहत एफआईआर रजिस्टर नहीं किया जा सकता और ना ही उसको दोष दिया जा सकता है। ये सेक्शन खासतौर पर ये जो कानून बनाया गया था, आईपीसी की धारा 326 बी बनाया गया था, वो खासतौर पर जो बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया था कि जहाँ कहीं पर कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर एसिड अटैक करता है या अटैक करने की कोशिश करता है तो वहाँ पर इस सेक्शन के तहत उसको सजा दिया जाता है। इस चीज़ को समझने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण फैसले और सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण फैसले, और उससे पहले हम ये जानेंगे आईपीसी की धारा 326 है क्या, इसमें सजा कितना है, क्या कंपाउंडेबल है, क्या कॉन्जिबल ऑफेंस है और कितने दिनों का इसमें सजा हो सकता है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि जो आईपीसी की धारा 326 बी है वो है क्या। देखिए आईपीसी की 326 जो धारा है 326 बी आईपीसी, इसमें जो होता है ये कॉन्जिबल ऑफेंस है, नॉन वेलेबल है। पनिशमेंट इसमें जो होता है वो मिलता है 5 साल से 7 साल तक, ठीक है। और फाइन भी हो सकता है, विद फाइन भी हो सकता है, और नॉन कंपाउंडेबल है, यानी कि इसमें समझौता नहीं हो सकता है। आईपीसी की धारा 326 बी। अब जानते हैं क्या केस क्या था, मामला क्या था। एक्चुअली होता क्या है, भाभी द्वारा ननद के ऊपर तेजाब फेंकने का आरोप लगाया जाता और एफआईआर भी रजिस्टर्ड होता है। तो इसमें जो प्रतिवादी होता है यानी कि जो भाभी होती है वो दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डालती है और जो उसके अगेंस्ट जो भी आपराधिक कार्रवाई रजिस्टर्ड होती है यानी कि एफआईआर जो भी कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन होती है उस पर रोक लगाने की बात कही जाती है। किसके द्वारा? भाभी द्वारा। जब माननीय हाई कोर्ट में जाता है दिल्ली हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस बंसल द्वारा इस केस की सुनवाई किया जा रहा होता है। तो दिल्ली हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस द्वारा बहुत बड़ी बात कही जाती है कि जो आईपीसी की धारा 326 बी है उसमें खास तौर पे एसिड अटैक की जगह पे यूज किया जाता है, किसी और जगह पे उसको हम यूज नहीं किया जा सकता है, जैसे कि किसी के ऊपर कोई तरल पदार्थ फेंका जाता है। लेकिन जो प्रतिवादी होते हैं उनका कहना होता है कि जो फर्श पर केमिकल पड़ा हुआ था उसको लैब में टेस्ट के लिए भेजा गया जिसमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया गया है। और लेकिन एक चीज़, केवल बस एक ही चीज़ रिपोर्ट में केवल यही जो मतलब एविडेंस के तौर पे मिलता है, फर्श पर जो तरल पदार्थ होता है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। बाकी देखिए माननीय हाई कोर्ट द्वारा कहा जाता है कि चलो मान लेते हैं कि भाभी ने ननद के ऊपर एसिड अटैक किया, एसिड फेंका, तो अगर किसी के ऊपर जब एसिड फेंका जाता है तो क्या थोड़ी सी भी निशान नहीं आती है? वो जख्म, वो घाव तो होने चाहिए। लेकिन डॉक्टर द्वारा जब FSL रिपोर्ट जो बनाई जाती है उसमें कहीं से भी चूँकि कंधे पे पड़ता है, कंधे और कमर पे जो तरल पदार्थ गिरता है तो वहाँ पे ना कहीं कुछ भी निशान नहीं पाया जाता है। और जो डॉक्टर की रिपोर्ट आती है उसमें कहीं से भी एसिड अटैक का जिक्र नहीं किया जाता है। कोई ऐसा अटैक, एसिड अटैक से कोई भी घाव या किसी जख्म का कोई भी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं दिया जाता है माननीय डॉक्टर द्वारा। इसलिए इन सभी दलीलों को सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस मिस्टर बंसल द्वारा कहा जाता है कि देखिए ऐसा है, इसमें अगर किसी के ऊपर एसिड अटैक होता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ निशान पाए जाते हैं, घाव जख्म, लेकिन ऐसा कुछ नहीं पाया जाता। हाँ, केवल फर्श पर जो लिक्विड पदार्थ यानी जो तरल पदार्थ पाया गया था उसमें कुछ हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया गया है। तो इससे ये साबित नहीं होता कि सामने वाले व्यक्ति पर यानी कि प्रतिवादी जो इसमें प्रतिवादी है उसके ऊपर एसिड अटैक हुआ है। दूसरी बात ये होती है, माने हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस द्वारा सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण फैसले हैं। एक है हरियाणा राज्य व अन्य बनाम भजनलाल, और एक है इकबाल बनाम यूपी राज्य। इन दोनों फैसलों पे भरोसा करते हुए यानी जो याचिकाकर्ता के ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड होती है और जो भी आपराधिक कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन जो भी चल रहे होते हैं उन सब पे रोक लगा दिया जाता है। जो भी एफआईआर रजिस्टर्ड होते हैं उसको रद्द करने का आदेश दिया जाता है माननीय दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा। केस का मोटिव क्या था, मतलब क्या है केस में, इस फैसले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऐसा गाइडलाइन बनाया था, इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इकबाल केस में क्या होता है। एक्चुअली इकबाल जो होता है
वो बाहर रह रहा होता है, अब उस अपनी बेटी का जो शादी होता है वो गोरखपुर साइड में करता है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में करता है। अब चूंकि कुछ समय बाद, ये तकरीबन 2018 का मामला होता है, उसकी बेटी को उसके पति द्वारा, उसकी ननद द्वारा, उसके देवर द्वारा, उसके सास ससुर द्वारा परेशान किया जाता है और दहेज की मांग की जाती है। तकरीबन 10 लाख रुपए दहेज, कार और बहुत सारी चीज़ें मांग की जाती है। उसकी जो बेटी होती है बहुत ज़्यादा परेशान जब हो जाती है, और लास्ट में होता क्या है, एक दिन इकबाल के पास फ़ोन आता है और बताया जाता है आपकी बेटी की डेथ हो गई है। जब जाकर वो वहाँ पर गोरखपुर में जाकर देखता है तो बेटी को जिस हालत में देखता है, उसकी ये समझ लो कि सन्न रह जाता है। उसकी बेटी को मतलब ऐसा देखने को मिलता है उसको कि उसकी बेटी ने आत्महत्या कर लिया है। जब किसी तरह वो 1-2 दिन बाद अपने आप को संभालने के बाद में आपराधिक कार्रवाई करने की प्रार्थना पत्र डाला जाता है, एफआईआर रजिस्टर्ड होता है। अब जब एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाता था तो जो इकबाल के बेटी के मतलब जिनके ऊपर आरोपी जो इसमें होते हैं इस केस में, ननद भाई, ननद देवर, पति, सास ससुर होते हैं, वो हाई कोर्ट में याचिका डालते हैं। जो प्रतिवादी होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डालते हैं, और जिसमें ये बात कही जाती है, चूँकि जो इसमें देवर होता है वो बैंक में जॉब कर रहा होता है। अब चूँकि जिस टाइम दिखाया जाता है, खास तौर पर जो बैंक के प्रमुख होते हैं, प्रबंधक होते हैं, वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि जब ये घटना घटित हुई तो उस समय जो मतलब इकबाल के बेटी का देवर था बैंक में था, और बैंक में उसकी इन आउट की जो टाइमिंग होती है सारी चीज़ों को देखने के बाद में, और ये भी कहा जाता है कि जो माँ होती है यानी कि जो सास होती है, इकबाल के बेटी की जो सास होती है वो अपने बेटे के साथ में होती है बैंक में, और तकरीबन जिस जगह पे घटना घटित होती है वहाँ से 40 किलोमीटर दूरी पर रह रहे होते हैं शहर में। तो माननीय हाई कोर्ट और बहुत सारे दलीलों को सुनने के बाद में, एविडेंस को देखने के बाद, इस जो आपराधिक कार्रवाई होती है उसको रद्द करने का आदेश दिया जाता है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा। दूसरी बात, जो भजन लाल वाला मामला होता है उसमें होता है, काफ़ी समय की बात होती है, हरियाणा राज्य का मामला, जहाँ पे जो इसमें याचिकाकर्ता होते हैं वो मंत्री होते हैं, तो इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाता है, लेकिन जो भी एविडेंस होते हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, उससे साबित नहीं हो पाता है। तो वहाँ पे भी जो भजन लाल के अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर होते हैं उसको रद्द कर दिया जाता है। ये 2 ऐसे फैसले होते हैं जिनमें माननीय दिल्ली हाई कोर्ट भरोसा करते हुए एफआईआर को रद्द कर देती। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मैं फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में। जय हिंद।